दोस्तों, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट आप कैसे बना सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन डांगी और आप सभी का SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि बैलेंस शीट आखिर है क्या। बैलेंस शीट एक डिजिटल फॉर्म में आप एक्सेल के अंदर या फिर आप टैली के अंदर बना सकते हैं। इसमें आपका जितना भी लेन देन का हिसाब किताब है उसको आप डिजिटल फॉर्म में शीट के ऊपर रखेंगे और वहां पर आपका जितना भी लेन देन है, जैसा कि लोन है या फिर आपकी सैलरी है, आपकी टोटल असेट्स है, जिसके अंदर आपकी कुल संपत्ति कितनी है, आपने किसी को पैसा दे रखा है तो वो सारा आप असेट्स के अंदर करेंगे। लायबिलिटी में आपसे कोई पैसा मांगता है या फिर कोई लोन वगैरह आपने लिया है तो वो सारा आप बैलेंस शीट के अंदर आप एंटर करेंगे। बैलेंस शीट एक पूरे साल की आप बना सकते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो भी आपकी एक साल के अंदर लेन देन है वो आप बैलेंस शीट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि बैलेंस शीट के बारे में आपको मेन जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मिल गई होगी। तो बैलेंस शीट आखिर आप बनाएंगे कैसे, वो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, साथ में मैं आपको एक्सेल का फाइल भी दूंगा जो कि आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और इजीली आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और अभी हम MS एक्सेल के अंदर हैं। तो बैलेंस शीट किनको बनाने की जरूरत है, ITR 3 जिसके अंदर इंडिविजुअल, या फिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बाकी कंपनी और ट्रस्ट के लिए अलग से बैलेंस शीट बनती है और थोड़ा सा मेथड अलग रहता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ में मैं आपको कैपिटल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ में आपको एक्सेल का मैं फाइल भी देने वाला हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फाइल भी मिलेगा जिसमें आप कुछ चेंजेस करके आप अपनी बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि इसमें एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। आइए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अब देखो बैलेंस शीट कब बनाई जाती है। अगर आप जैसे इंडिविजुअल हैं, आप अकेले अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं अपने नाम से या फिर किसी फर्म के नाम से, और अगर आप साथ में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग यानी अगर आप कोई माल खरीदते हैं, कोई माल बेचते हैं, कोई आप क्विंटल में खरीदते हैं, क्वांटिटी में खरीदते हैं, यूनिट में खरीदते हैं, तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में ही बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको अपनी फर्म का नाम, कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम, बैलेंस शीट सभी बना सकते हैं। उसके बाद में एड्रेस और उसके बाद में जो फर्म का ओनर है जो चला रहा है वो उसका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि बैलेंस शीट जो होती है वो एक डेट के ऊपर निर्भर करती है कि जो साल है उसका जो 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है उस समय आपके पास में कितना स्टॉक था, कितना आपके पास में बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा बचा हुआ है और उस डेट के अंदर अंदर आपने कितना खर्चा कर दिया है, आपने कितनी इनकम कर ली है, वो आपको इस डेट के ऊपर आपको कंप्लीट करके बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, साल के हर दिन का आप जोड़ सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट अंत में आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की हम बात कर रहे थे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप जैसे कि कोई अगर माल खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना ओपनिंग स्टॉक देना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक कौन सा, जो पिछले साल जब आपने क्लोज किया था, क्लोज करने के टाइम में आपने 1 अप्रैल से शुरू किया तो उस टाइम आपका स्टॉक कितना था। जैसे कि अगर आपने क्विंटल के अंदर कोई माल आपने पिछले साल का बचा हुआ था, जैसे कि 5,50,000 रुपये का पिछले साल का माल बचा हुआ था जो कि आपने इस साल एंट्री करवाई थी ओपनिंग स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। उसके बाद में आपने इसी साल मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इस साल के अंदर अगर आपने कोई माल खरीदा है, जैसे कि हमने परचेज किया है, मान लीजिए क्विंटल में खरीदा है, यूनिट खरीदे हैं, क्वांटिटी ली है, जैसे कि 2.5 लाख का अगर हमने माल खरीदा है। अब हम क्या करेंगे,
हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने इस पूरे साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने कितनी सेल करी है। जैसे कि 5.5 लाख पिछले साल का था जो कि हमने ओपनिंग स्टॉक में ले लिया, और परचेस हमने और माल खरीद लिया, हमने सेल कर दी कितनी, 4,85,000 रुपए की। तो अभी हमारे पास में जो क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि अगर हम इस साल इसको कंप्लीट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च तक हमारे पास में कितना बचा है, 3,86,000 रुपए का बचा है। तो हमने इस गुड्स के ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया है, ग्रोस प्रॉफिट हमने 71,000 कमाया है। ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। इसमें से आप अपने खर्चे और निकाल सकते हैं। इसको कम करने के लिए आप अपने खर्चे और इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गुड्स 1 और गुड्स 2 अकाउंट बनाए, यानी कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर आपने कोई माल खरीदा है जो कि अलग अलग है, जैसे कि एक आपने क्या कर लिया है, मान लो आपने गेहूं की बोरियां खरीदी है क्विंटल के अंदर, और एक आपने चावल की खरीदी है, तो इसका आप अलग अलग यहाँ पे मेंटेन रख सकते हैं। और जितने भी आपके अलग अलग प्रोडक्ट हैं उस पर आपने कितना कमाया है, कितना प्रॉफिट किया है, आगे से आगे आप नीचे यहाँ पर और बना सकते हैं। अब जैसे इस पर ये मान लीजिए कि ये गेहूं था जो हमने खरीदा था और बेचा भी था, तो इस पर हमने ग्रोस इनकम कितनी करी है, ग्रोस प्रॉफिट 71,000 किया है, और चावल पे हमने कितना कर दिया है, 10,900 रुपये कमाए। अब इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है कि आपको फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। तो P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखो PL अकाउंट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। ये भी पूरे उस लास्ट साल के अंदर जो अंत में हमने एंट्री करी है उस पर निर्भर करेगा। यहाँ पर भी वही आएगा, आपके फर्म का नाम, एड्रेस और आपका ऑनर का नाम। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के आपको कुछ समरी आपको ऊपर देनी पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप बना रहे हैं, ट्रेडिंग का अगर आप काम कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आपको चाहिए, तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कितना माल लिया था और कितना आपने बेचा था और आपको ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ था। हमने ले लिया यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक इतना, हमने परचेज कर लिया इतना, सेल कर लिया इतना, और हमारे साल के अंत में इतना बचा, और हमें ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ वो ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर यहाँ पर शो करेगा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने 2 प्रॉफिट किए थे, पहला गुड्स 1 के अंदर 71,000 और ग्रोस प्रॉफिट के अंदर 10,900। अब देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ग्रोस प्रॉफिट आ चुका है। अब यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट के साथ साथ में अगर आपको क्या करना है, कोई आप अदर काम कर रहे हैं और कहीं से कमीशन आ रहा है और कोई कहीं पर आपने खर्चा कर दिया है, इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है कहीं से और सैलरी भी मिल रही है, तो उसको आप कैसे करेंगे इसके अंदर धीरे धीरे मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग का खत्म करने के बाद में सैलरी वालों का भी नंबर आएगा कि जिनको केवल सैलरी मिलती है तो वो कैसे बनाएंगे, जो केवल क्या करते हैं पूरा एक बिजनेस हैंडल कर रहे हैं तो उनका कैपिटल कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट की पूरी समरी आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना जो खर्चा है वो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो खर्चा दिखाने के लिए जैसे कि अगर आपने किसी को सैलरी दी है तो खर्चे सारे आपके क्या आएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, और जितनी भी इनकम होगी वो आपकी राइट साइड में आएगी। तो खर्चे जैसे कि किसी को आपने अगर सैलरी दी, आपके कोई एम्प्लॉय हैं जिनको आप काम पे रखे हुए हैं, कर्मचारी हैं, उनको आपने सैलरी दी तो वो इसमें आएगी। बैंक का आपको कोई चार्ज लगा, कोई भी चार्ज यहाँ पर आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, कोई चार्ज लगाए, आपने बाइक रिपेयर करवाई। डेप्रिसिएशन कैसा होता है, डेप्रिसिएशन के लिए मैंने अलग से एक दे रखा है, जो भी आपकी संपत्ति है जो आप खरीदते हैं फिक्स असेट से, उस पर आपको हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन देना पड़ता है। डेप्रिसिएशन यानी जो आपका माल पुराना हो रहा है, जो फिक्स असेट से कोई आपने प्रोडक्ट लिया है वो पुराना हो रहा है, तो उस पर हमें हमेशा डेप्रिसिएशन देना पड़ता है। डेप्रिसिएशन यानी कि कुल संपत्ति में से माइनस होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, हम थे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डेप्रिसिएशन जोड़ के यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इंश्योरेंस करवाया है, आपने बैंक से लोन लिया हुआ था और आपने बैंक को इंटरेस्ट कितना दिया है, आपने किसी पार्टी से लिया था तो आपने कितना इंटरेस्ट दिया है, आपने कोई रेंट दिया है, केस डिस्काउंट किया है, शॉप के आपके कोई खर्चे हैं, तो वो सारे आप क्या करेंगे, खर्चे एक तरफ लिखेंगे। उसके बाद में आते हैं आपका ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कौन सा था, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जो प्रॉफिट मिला था वो। उसके बाद में कमीशन। कमीशन के अंदर आप जैसे कि अपना बिजनेस के साथ साथ में आप कोई एजेंट हैं, जैसे कि LIC एजेंट हैं
या फिर किसी कंपनी के अंदर आप पॉलिसीज़ बेचते हैं, आपको कमीशन आ रहा है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अगर किसी तरह की कोई सर्विस प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, कोई सीए हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से कोई डिजिटल सर्विस दे रहे हैं, उस पर आपको कमीशन मिल रहा है तो वो आप इसमें ले सकते हैं। आपको बैंक से या फिर किसी बाहर मार्केट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जॉब इनकम, जैसे कि अगर आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं, जैसे कि आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, साइड बिजनेस भी है आपका और कहीं से इनकम हो रही है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब दोनों की जोड़ बराबर हो जाएगी और आपका प्रॉफिट और आपके क्या करेंगे, जो भी खर्चे थे उनको जोड़ने के बाद में, यानी कि इनकम और खर्चों को जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा। यहाँ पे ये सारा आप अकाउंट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपका मेन जो प्रॉफिट होगा इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आपने 8,40,000 रुपये का टोटल इनकम भी कर लिया है और इस पे आपने अपने खर्चे भी माइनस कर लिए और आपका जो अमाउंट नेट प्रॉफिट बच रहा है 2,59,390 रुपये। ये आपके अलग अलग आ सकते हैं, जैसा आपका होगा अमाउंट जो होगा वो आप एंटर करेंगे, तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में क्लियर कर लिया है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में हम जाते हैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो इसको यहाँ से आप हाइड कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आप यहाँ से हाइड कर देना। अब देखो ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि अगर आपको सैलरी मिल रही है कहीं से, केवल और केवल सैलरी मिल रही है, थोड़ा बहुत आप कमीशन भी करते हैं, अपने शॉप से भी कुछ कमा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप सभी से कमा रहे हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, आप अपने क्या करेंगे, केवल इनकम और खर्चों को यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्म का नाम ऊपर आएगा, आपके एड्रेस, आपका जो भी ऑनर नेम है, आप अगर खुद हैं तो आप खुद का नाम लिखेंगे, इसकी जगह भी आप अपना खुद का नाम लिख सकते हैं। और ये भी अपना जो फाइनेंशियल एंड होता है 31 मार्च को, उसके बराबर आपको कितना बच रहा है वो आपको जोड़ना है। पूरे साल के अंदर आपने क्या क्या कर दिया है। आपको सबसे पहले खर्चे क्या करने हैं अपने लेफ्ट साइड में लिखना है और जो इनकम आपने करी है वो आपको राइट साइड में लिखनी है। आपने जैसे मान लो कहीं से कमीशन कमाया है, बैंक से आपने ब्याज लिया है, मतलब कि आपको इंटरेस्ट मिला है बैंक से। आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिली है। आप कोई सर्विसेज अगर लेते हैं, जैसे कोई किसी को आप सर्विस दे रहे हैं, कोई भी सर्विस हो सकती है, आप डॉक्टर हैं, आप कोई अगर क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर हैं, सीए हैं, एडवोकेट हैं, आप कुछ भी हैं, तो वो सारा आप इस तरफ आपने लिखेंगे और खर्चे आप इस तरफ लिखेंगे। किसी को सैलरी दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो ये आप हटा सकते हैं, सैलरी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो। बैंक चार्ज, उसके बाद में जितना भी आपका खर्चा था वो सारा आप लिखेंगे और ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट ये ऑटोमेटिक हमने कर रखा है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला एंटर कर रखा है, तो जितना भी नेट प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो भी। अब हम इस पर क्या बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन आपको शायद हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है, ये है ना, ये डेप्रिसिएशन आखिर क्या होता है, हम कैसे करते हैं। देखो डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो फिक्स असेट्स होती है, अगर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो भी आप बना सकते हो, ये आपकी फिक्स असेट्स के ऊपर लगता है। जैसे कि आपने कोई बाइक खरीदी है, आपने कोई कार खरीदी है, पिछले साल आपने खरीदी थी, तो कार वगैरह जो भी आप गाड़ियाँ लेते हैं ना, उनके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगता है। तो आप ये गूगल कर लेना, सभी के ऊपर अलग अलग आपको टैक्स देना पड़ता है और डेप्रिसिएशन भी लगता है। आपने मान लो 5 लाख में पिछले साल 2020 में कोई कार खरीदी थी, कार आपने 5 लाख में खरीदी थी, लेकिन इस साल को एंड होते होते उसका 15% डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि 15% आपको टैक्स में से काटने हैं और 75,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन लग हो गया। यानी कि अब आपकी कार की वैल्यू कितनी रही है, केवल 4,25,000 रुपये। ये सभी पे लगेगा, अलग अलग रेशो हो सकता है, परसेंटेज का रेट अलग अलग हो सकती है। आपने मान लो 50,000 में कोई कंप्यूटर बाय किया था पिछले साल, है ना, और बैलेंस शीट आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप क्या करते हैं, 1 अप्रैल को भी बना रहे हैं, 5 अप्रैल को भी बना रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में आपने क्या क्या खरीदा है और क्या क्या बेचा है उसका आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कंप्यूटर 50,000 रुपये में लिया था, लेकिन साल को एंड होते होते 1 साल हो गया और इसकी जो वैल्यू रह गई वो केवल 30,000 रह गई। आपने कोई मोटरसाइकिल ली है तो उसका आप लिख सकते हैं, है ना।
अगर आपने कोई प्लॉट लिया था तो प्लॉट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन बिल्डिंग में ये होता है कि अगर आपने कोई फ्लैट वगैरह ले लिया है तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है तो उसका ज़रूरी नहीं कि वो माइनस में जाए, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ भी सकता है। प्लॉट आपने ले लिया है तो उस पर हमने जीरो कर दिया है। हमने बिल्डिंग का मतलब ये कि कोई फ्लैट लिया है तो उस पर फिक्स प्राइस है, अगर आपने प्लॉट लिया है तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, माइनस कर सकते हैं आप। या तो आप इसका बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बढ़ाए नहीं, उसी प्राइस में रखें, क्योंकि आपके पास में प्लॉट का वही प्रूफ रहेगा। तो डेप्रिसिएशन देखो लो यहाँ पे कितना हो रहा है, टोटल अपना जो हिसाब कर रहे हैं तो यहाँ पर 19 लाख आ रहा है। तो यही 19 लाख जो होता है वो आपका कहीं पे जाएगा, वो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। और बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट्स के अंदर यहाँ पे आपके लिखा हुआ आएगा। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी कुल संपत्ति होगी फिक्स असेट्स जो कि आपने ले रखी है और वो आप उसको बेच नहीं रहे हैं, मतलब खरीद नहीं रहे हैं, बार बार बेच नहीं रहे हैं, उसका लेन देन नहीं कर रहे हैं, वो फिक्स है आपकी। जैसे कि कार आपकी फिक्स है, प्लॉट आपका फिक्स है, उसको आप रोज़ इधर उधर बेच नहीं रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, तो वो फिक्स असेट्स के अंदर आता है। तो ये यहाँ पर आपका फिक्स असेट्स के अंदर शो करेगा बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन उससे पहले हम एक और देख लेते हैं। मैंने आपको डेप्रिसिएशन समझा दिया है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट आपको तब बनाना पड़ता है जैसे कि अगर आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिए हैं, सारे अकाउंट आपने क्रिएट कर लिए हैं, डेप्रिसिएशन का भी क्रिएट कर लिया है, फिक्स एसेट्स का, यहाँ पर आपको अपना कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर भी क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जितना भी आपका यहाँ पर जो आपने खर्चा किया है, जैसे कि ड्राइंग्स में क्या आता है, होम का खर्चा, घर का खर्चा, आपने महीने का घर का खर्चा कितना कर दिया है, साल का पूरा कितना कर दिया है, मतलब महीने का 10,000 का खर्चा है तो पूरे साल में 1,20,000 रुपये का खर्चा कर दिया। आपने LIC की कोई पॉलिसी करवा रखी है, आपने किसी योजना में पैसे लगा रखे हैं, हॉस्पिटल का खर्चा हो गया था, है ना, आपने SBI से पॉलिसी ले रखी है, म्यूचुअल फंड में आपने लगाया था, ट्यूशन की आपने फ़ीस दे दी थी, आपने टैक्स पहले एडवांस में ज़्यादा भर दिया था, ये सारा आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो आपकी कहीं से अगर इंटरेस्ट आपको कमाई हुई है, जैसे कि आपने ये जो बैलेंस होता है ना, ये आपको अपने अनुमान से लगाना है, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं कि आपकी कैपिटल कितनी है, आपको पता नहीं होता है, क्योंकि 1 अप्रैल को आपकी कितनी इनकम थी आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर एक ये अंदाजे से लिखना पड़ता है और कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हैं या आप छोड़ भी सकते हैं, लास्ट में लिख देना। अब जैसे यहाँ पे किसी का आपको सब्सिडी मिल रही है, बैंक से ब्याज मिल रहा है, नेट प्रॉफिट आपको मिला था, नेट प्रॉफिट कौन सा था जो कि आपने PNL के अंदर शो किया था ना, ये आपका नेट प्रॉफिट है, आपने सारे खर्चे और अपनी इनकम निकाल के किया था ना, ये आपका नेट प्रॉफिट रहेगा, जो कि आपको कहाँ पे ऐड होना पड़ता है, ये आपके नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड होगा। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, हाँ यहाँ पे थे हम नेट प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद में आपने अगर कोई FD वगैरह करवा रखी है, FD से एक तो होता है कि आपके सेविंग अकाउंट से हो रहा है, और एक अगर आपको FD पे ब्याज मिल रहा है तो वो अलग जाएगा, क्योंकि FD पे इंटरेस्ट भी, उस पर भी टैक्स लगता है। आपकी अगर जितनी भी सैलरी है उस पर आपने इनकम करी है, सैलरी आपकी इनकम ही होती है, उस पर अगर आपने कितना इनकम किया है पूरे साल के अंदर वो आप लिखेंगे। जैसे कि अगर आपका मंथली 20,000 रुपये, तो आपको यहाँ पे अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर वही लिखना है जो कि आपने इनकम करा है, यानी कि टैक्स काट के नहीं करना है। टोटल आपने जैसे कि महीने के 20,000 रुपये तो साल के 2,40,000 रुपये आप एंटर करेंगे। उसके बाद में एग्रीकल्चर जैसे कि आपने कोई खेती वगैरह करके अगर इनकम करी है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद में नीचे आता है, ये मैं आपको खेल बैलेंस शीट के अंदर भी समझा सकता हूँ आगे का जितना भी है। आइए अब हम चलते हैं सीधे बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज समझ लेते हैं और असेट्स के बारे में समझ लेते हैं। लायबिलिटीज़ में ये होता है कि आपने किसी से पैसा ले रखा है और उनको वापस देना है, ये आपकी लायबिलिटीज़ है। और असेट्स में क्या होता है कि आपकी टोटल संपत्ति जो कि आपके पास में फिक्स पड़ी हुई है और आप किसी से पैसा मांगते हैं, आप किसी से पैसा लेना चाह रहे हैं, आपके बकाया है ना, आप किसी से पैसे मांगते हैं, तो वो आपकी फिक्स असेट्स के अंदर आएगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पर आपकी कैपिटल आएगी। सबसे पहले तो कैपिटल कौन सी, जो यहाँ पर हमने बनाई थी ना, आपका कैपिटल अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट लॉस करके आपने इनकम करके जितना भी टोटल कर लिया था आपने, एग्रीकल्चर से भी कर ली थी, सब्सिडी वगैरह भी ले ली थी, टोटल करके आपने जो किया था वो आपकी यहाँ पर कैपिटल आएगी। ये आपकी टोटल कैपिटल है, आपकी कुल संपत्ति इतनी है अभी, ये यहाँ पे आपको अपनी टोटल संपत्ति दिखाएगी। ये बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे का आपको और एंटर करना पड़ेगा। फिक्स असेट्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि आपकी फिक्स असेट्स कितनी है। फिक्स असेट्स के अंदर हम कौन सी चीज़ें लिखते हैं जो कि
आपने डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में एंटर करी थी। जैसे कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में आपकी जो फिक्स असेट्स है ना वो कितनी है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी। आपको केवल यहाँ पे अपनी फिक्स असेट्स को चेंज करना है। ये फाइल के साथ में ऑटोमेटिक फार्मूला एंटर कर रखें तो आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद में देखो, सबसे पहले आते हैं लोन के ऊपर, लोन फंड्स के ऊपर। लोन फंड्स के अंदर क्या होता है कि आपने अगर किसी से लोन लिया है, पहला होता है सिक्योर लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन के अंदर मतलब कि आपने कहीं से पैसा लिया है, किसी बैंक से लिया है, किसी संस्था से लिया है, आपको वो पैसा देना ही देना है। अगर नहीं देंगे तो आप लॉस में जाएंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सिक्योर लोन होते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी अपने सीसी अकाउंट से लिया है, करंट अकाउंट से लिया है लोन, आपने अगर बैंक से लिया है, अगर आपने कार लोन लिया है, किसी बैंक से और ले लिया है, अलग अलग बैंकों से आपने लोन लिया है, तो वो सारा आपका सिक्योर लोन होगा। ये आपको किसी भी हालत में देना ही देना है। तो यहाँ पर आपको सही एंट्री करनी है अपने सिक्योर लोन की। सिक्योर लोन के बाद में दूसरा आता है अनसिक्योर लोन। इसमें भी वही है ना, लाइबिलिटीज़ में आपके जितने भी आपसे पैसे मांगते हैं वो लोग आएंगे, और असेट्स में आपकी जितनी संपत्ति है और आप जिससे पैसा मांगते हैं वो आप इस तरफ लिखेंगे। अनसिक्योर में मतलब कि आपने अगर किसी व्यक्ति से पैसे लिए हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, अगर आपने उनसे पैसा उधार लिया है तो आप उनका यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 लोगों से अगर इनसिक्योर पैसा लिया हुआ है, मतलब कि कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसा कोई प्रूफ नहीं है लेकिन पैसा उधार लिया है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका अनसिक्योर लोन में आएगा। जैसे टोटल अमाउंट आप यहाँ पे अपना अमाउंट चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा अगर लोगों से लिए तो आप इसी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, तो टोटल यहाँ पर नया हो जाएगा। जैसे कि 6,85,600 रुपये अनसिक्योर लोन है। उसके बाद में नीचे आपको क्या करनी है, अपनी करंट लाइबिलिटीज़ लिखनी है। सन्डी क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपने किसी से पैसा लिया है ना, ये अब आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अनसिक्योर के अंदर भी वही आते हैं, लोन के अंदर ही, और सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर भी वही आते हैं कि इनने आपने क्या कर दिया है, इनसे पैसा लिया हुआ है, आपको ये पैसे उनको वापस देने पड़ेंगे। अनसिक्योर के अंदर भी वही आते हैं, लेकिन सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको आपको पैसा देना पड़ता है, आपने लिए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। अनसिक्योर और सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे रहेंगे। उसके बाद में आपने एक्सपेंसेस पेबल करना है। जैसे कि मान लो कोई सैलरी थी जो आके आपने नहीं दिए, बाकी है सैलरी, आप अगले साल देंगे। 31 मार्च तक आपने हिसाब कर दिया लेकिन सैलरी बाकी है, आप 1 अप्रैल को देंगे, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपने कोई फ़ीस देनी थी वो बाकी रख रखी है तो आप अगले साल देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपने कोई स्टाम्प ड्यूटी है, कोई टैक्स वगैरह अगर पहले से दे रखा है, जैसे कि जीएसटी अगर आपने पहले से एडवांस जमा करवा दिया था, टीडीएस आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ये सारा आपका यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज़ के अंदर आपको सारे अपने खर्चे बताने हैं, जो कि खर्चे के साथ में आपने क्या करना है, जो आपसे पैसे मांगते हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है, आपकी असेट्स आती है। असेट्स के अंदर भी देखो आपकी 2 तरह की असेट्स होती है, पहली होती है फिक्स असेट्स और दूसरी होती है करंट असेट्स। फिक्स असेट्स में कौन सी आती है, जो कि आपकी जो फिक्स संपत्ति है ना, जैसे कि आपने बाइक ली है, कंप्यूटर लिया है, कोई शॉप खरीदी है, आपने कोई बिल्डिंग ली है, तो वो आपकी फिक्स असेट्स है, उसको आप डेली खरीदते हैं, डेली बेचते नहीं हैं, तो ये आपकी फिक्स संपत्ति रहेगी। तो आपको क्या करना है, फिक्स असेट्स के अंदर आपकी जितनी भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल एंटर कर देगा, आप एक बार इसको यहाँ पे इस जगह पे आप एंटर कर देना ये सारी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये एंटर हो जाएगी। उसके बाद में करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर क्या आता है, चलती फिरती असेट्स, यानी कि आप कोई भी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में अगर आप कर रहे हैं, तो स्टॉक में क्या है कि कोई फिक्स नहीं है कि वो 1 साल आपके पास में रहेगा, 2 साल आपके पास में रहेगा, आप खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। तो आपकी जो स्टॉक के अंदर जो ट्रेड हुई है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितनी भी आपकी क्या हुई है, यहाँ पर आपके पास में स्टॉक का जो जितना बच रहा है, जो संपत्ति आपके लास्ट में बची हुई है, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अब आता है सन्डी डेप्टर्स। डेटर्स में क्या होता है कि इसके अंदर आपसे क्या होता है कि आप इन लोगों से पैसे मांग रहे हैं, यानी कि सन्डी डेप्टर्स, आप किसी से पैसा मांगते हैं, आपने किसी को उधार दे रखा है, और इसके लिए हमने दे रखा है एज पर शेड्यूल एफ। शेड्यूल यहाँ पर हमने एफ दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर शेड्यूल एफ के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सन्डी डेप्टर्स। डेटर्स का मतलब ये होता है कि आपने किस किस को पैसा दे रखा है। अगर आपको
कोई ज़्यादा अगर आपने लोगों को पैसा दे रखा है तो आपकी बैलेंस शीट बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पूरा शेड्यूल मेंटेन कर लेते हैं। तो शेड्यूल के अंदर जैसे अगर आपने 3 लोगों को पैसा दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, आपने ज़्यादा लोगों को दे रखा है, तो आप इसी शेड्यूल के अंदर आप और पेस्ट करते जाएंगे, आगे से आगे लिखते जाएंगे। तो आपने कितना पैसा दे रखा है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पर देखो जैसे कि 10,80,000 रुपये, 10,80,700 रुपये दे रखे हैं आपने किसी लोगों को, किसी व्यक्ति को, किसी फर्म को आपने अगर उधार दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, 10,80,000 रुपये यहाँ पर कितने हैं, सन्ड्री डेप्टर्स के हैं, यानी कि आपने किसी को दे रखे। तो आप यहाँ पर जितना भी एंटर करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो शेड्यूल एफ का मतलब ये होता है। शेड्यूल ई का भी हमने दे रखा है कि शेड्यूल ई के अंदर अगर आपने अलग अलग अपना ट्रेड किया हुआ है, अलग अलग आपने स्टॉक मेंशन किया हुआ है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल ई हमने दे रखा है। जैसे कि गुड्स वन के अंदर अगर आपने जैसे कि गेहूँ लिया है, चावल लिया है, आपका कोई भी बिजनेस है, तो आप यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास में गेहूं का इतना स्टॉक है, चावल का इतना स्टॉक है। कोई अगर आपने अलग कोई शक्कर ले रखी है तो उसका इतना, ये सारा बिजनेस के लिए रहेगा। उसके बाद में आता है यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरे साल के अंत में आपके पास में हाथ में कितना कैश बचा था, तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि आपके पास में कितना बचा था, गिन के रखे हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बाकी आप अपने अंदाज से यहाँ पर एंटर करेंगे। अब सेविंग अकाउंट, साल के अंत में 31 मार्च को आपके सभी बैंक अकाउंट को मिला के आपके पास में कितना पैसा बचा हुआ है। जैसे कि आपके पास में 2 अकाउंट है, एक है स्टेट बैंक के अंदर और एक है HDFC बैंक के अंदर, तो उस बैंक के अंदर अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यानी कि 31 मार्च तक उसमें स्टेटमेंट में कितना बैलेंस बचा हुआ था, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो वो आपका कितना आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, जो कि साल के अंत तक आपके पास में ये था। अब यहाँ पे नीचे एक और आता है लोन का। लोन जैसे अगर आपने किसी को लोन दे रखा है या फिर आपने एडवांस में पैसे दे दिए, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या होता है कि अगर आपने किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे कोई पैसा लिया है, शेड्यूल हमने जी दे रखा है इसमें, जैसे कि यहाँ पर देखना आप शेड्यूल जी, अगर आपने जैसे किसी को पैसे दे रखे हैं, लोन के रूप में दे रखे हैं, फैमिली मेम्बर सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर आएंगे, किसी को लोन के रूप में दे रखे हैं, या फिर आपने किसी को एडवांस पैसे दे रखे हैं, चाहे वो सैलरी हो या फिर आपने क्या कर रखा हो, किसी से एडवांस ले रखे हो सिक्योरिटी के तौर पर कि वो आपका काम करेगा, उसके बाद में आपको सिक्योरिटी तौर वाले पैसे वापस मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको क्या आता है कि 1 साल के अंदर आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है। जैसे कि FD अगर आपने करवाई है तो FD पे आपको कितना ब्याज मिल रहा है, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो वो कितना इन्वेस्टमेंट करा है, आपने अगर शेयर मार्केट में निवेश किया है तो शेयर मार्केट के ऊपर कितनी होल्डिंग्स है, लास्ट में आपने अपने DP अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट जो है ना वो बच रहा है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये सारे चीज़ें एंटर करने के बाद में आपका जो टोटल आएगा वो दोनों बराबर आएंगे, टोटल बराबर आएंगे, और आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर आपकी जो टोटल कैपिटल आएगी वो आएगी यहाँ पे, और उसका यहाँ पे नाम भी मेंशन हो सकता है। आप यहाँ पे अपना फर्म का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल ए दे सकते हैं। शेड्यूल ए के अंदर अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उनका नाम आ जाएगा शेड्यूल ए के अंदर, या फिर जितना भी खर्चा किया है, पॉलिसीज़ वगैरह कर लिए, वो सारी इसी के अंदर आएगी। आपका घर का खर्चा जितना भी आएगा शेड्यूल ए के अंदर आप बताओगे कि आपने कितना खर्चा किया है और कितनी इनकम करी है, तो लास्ट में आपका ये यहाँ पे शो करेगा टोटल खर्चा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत आसान तरीके से आपको एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस विथ ट्रेडिंग अकाउंट, इसके साथ में हमने करंट अकाउंट के बारे में, कैपिटल अकाउंट के बारे में जाना है, असेट्स के हमने शेड्यूल भी दे रखे हैं, और ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये फाइल दे रखी है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड करके आप अपने एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये आपने बहुत आसान तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। नमस्कार।